स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस आई completely relied on your channel. स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिरीष व्यासी है और हाल ही में आयोजित मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2021 में मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद में हुआ है रैंक 12 के साथ। आज मैं आप सभी को वो चीजें बताना चाहता हूं जिसने मुझे इस जर्नी में सहायता दी और आज मैं इस मुकाम को हासिल कर पाया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो परीक्षा कराता है, उस परीक्षा के बाद जो व्यक्ति है वो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, ट्रेजरी ऑफिसर, नायब तहसीलदार जैसे पदों पर सिलेक्ट होता है। इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए कुछ मूलभूत तत्व होते हैं जो व्यक्ति के पास होने चाहिए, जिसके कारण वो इन एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकता है। और ये तत्व सिर्फ पढ़ाई से नहीं आते बल्कि एक सामाजिक अंडरस्टैंडिंग, सोशल अंडरस्टैंडिंग से आते हैं। अगर हम उस तत्वों की बात करें तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि व्यक्ति में वर्सटैलिटी होनी चाहिए, वो उसका नेचर वर्सटाइल होना चाहिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति वर्सटाइल नहीं होगा तब तक वो अपने आसपास के विभिन्न आयामों को नहीं पहचान पाएगा। इसलिए अगर मैं कहूं एमपीपीएससी हमें क्या देखना चाहता है तो वो देखेगा वर्सटैलिटी, कि व्यक्ति कितना वर्सेटाइल है, उसकी हॉबीज क्या है, वो पढ़ाई के अलावा क्या अन्य चीजें भी करता है और अन्य चीजों में वो कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं एमपीपीएससी हम पर क्या देखना चाहेगा तो वो हमारा हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का एक कॉम्बिनेशन देखना चाहेगा कि व्यक्ति कितना मेहनती है और कितना स्मार्टली काम करता है। जब वो हमारी मेहनत चेक करते हैं, हार्डवर्क चेक करते हैं, तो वो प्रीलिम्स एग्जाम से हमारी हार्डवर्क चेक कर लेते हैं। प्रीलिम्स में अलग अलग यूनिट शामिल हैं, उन अलग अलग यूनिट्स में बहुत सारा डेटा पढ़ना होता है, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, वो हमारे हार्डवर्क की बात होती है। जब वो मेंस परीक्षा लेता है तो वो हमारा स्मार्ट वर्क चेक करते हैं। ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जहां व्यक्ति में पढ़ा नहीं होता, उसे उसके आसपास की जानकारी होती है, लेकिन लिमिटेड टाइम में व्यक्ति को उन सभी क्वेश्चनों को टैकल करना है, समय सीमा में पेपर कंप्लीट करना है, तो ये स्मार्ट वर्क यहाँ पर आपका चेक हो जाता है। अब अगर हम बात करें एमपीपीएससी हम पे हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क कॉम्बिनेशन देखना चाहता है तो वो हमारा इंटरव्यू की परीक्षा से देखता है। वो देखता है कि व्यक्ति कितना स्मार्टली चीजों को डील कर रहा है और कितने अच्छे से उत्तरों का जवाब दे रहा है, जिससे वो हार्डवर्क भी चेक कर लेता है और स्मार्ट वर्क भी चेक कर लेता है। अगर इसी के साथ जो फर्स्ट थी वर्सटैलिटी, सेकेंड इज हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क, थर्ड इज सिंसियरिटी, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस है। प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसमें एक बार आपको 2 से 3 महीनों का समय मिलता है, मेंस एग्जाम होता है, फिर 2 महीने का समय मिलता है और आपको फिर इंटरव्यू आपको देना रहता है। इसमें व्यक्ति कितना सिंसियर है इस पर बात की जाती है। प्रीलिम्स परीक्षा जैसे अभी तो बहुत ही नजदीक है, लेकिन जब नहीं होती और व्यक्ति कितने अच्छे से रेगुलर क्या वो पढ़ाई कर रहा है, उस पर कितनी सिंसियरिटी, क्योंकि समय कम है और सिलेबस बहुत वास्ट है। उस वास्ट सिलेबस को कवर करने की अगर सबसे बड़ी की है तो वो है सिंसियरिटी। अगर आप सिंसियरिटी से काम करेंगे, रेगुलर कुछ ना कुछ आप आगे बढ़ते जाएंगे और रोज आप कुछ ना कुछ अपने जो आपने पढ़ा है उसमें ऐड करते जाएंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास बहुत कुछ हो जाएगा और आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो नंबर 3 सिंसियरिटी। और जो चौथी चीज मैं देखता हूं वो है मौलिकता। व्यक्ति खुद में कितना मौलिक है, वो कोई आर्टिफिशियल चीजें तो नहीं कर रहा, वो अपने नेचर में है कि नहीं। एक मेरे गुरु है संदीप तिवारी सर, उनका एक बहुत अच्छा उनका कथन है कि ना अभाव में रहो ना प्रभाव में, हमेशा अपने स्वभाव में रहो। तो ये जो मौलिकता है, ये अपने स्वभाव में रहना, ये कहीं ना कहीं हमें प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में बहुत मदद करती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी मौलिकता बनाए हुए रहता है और इस लंबी प्रोसेस में निरंतर आगे बढ़ता जाता है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तो एमपीपीएससी की, तो एमपीपीएससी एक 3 चरणों में अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर हम इसकी स्ट्रेटेजी की बात करें, प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी, तो अभी तक तो सिलेबस 2020 में जो था 2023 तक वही चला। अभी आने वाला सिलेबस अब चेंज हुआ है 2024, तो उसी की हम अगर बात करें तो 10 यूनिट में फिर से सिलेबस को डिवाइड किया गया है प्रीलिम्स में, जिसपे फर्स्ट यूनिट अगर हम देखें हिस्ट्री ऑफ इंडिया रखी गई है और उसमें एक बहुत ही अच्छा और यूनिक टॉपिक शामिल किया गया है, भारतवर्ष, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे संस्कार, इन सबको शामिल किया गया है। अब सवाल ये है कि ये सिलेबस में क्यों शामिल करे गए और इनको शामिल करने से क्या होगा। तो भारत देश इतने लंबे समय से इतने आक्रांता
झेलने के बाद भी रह क्यों गया, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति क्यों रह गई, तो वो कारण था उसकी संस्कृति। और वेद, हमारे उपनिषद, हमारे जो ग्रंथ थे, हमारे जो 16 संस्कार हमें बतलाए गए हैं, इन्हीं के कारण भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। और यही प्रयास है आयोग का कि जो अंग्रेजों के शासन ने हमारी संस्कृति को दबाया है, हम उसको वापस पहचाने और उसकी तरफ लौटे। और एक बहुत अच्छी पहल जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें भी ये प्रयास करे गए हैं कि भारत की संस्कृति को प्रमुख तौर पर लोगों को बताया जाए कि भारत का कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी उसी आधार पर अपनी फर्स्ट यूनिट पे भारतवर्ष, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, इन सबको शामिल किया है। प्राचीन विज्ञान, जो भारत का विज्ञान है वो पूरी दुनिया से कहीं ना कहीं बहुत अधिक है, उसको शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो इस साल की जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होना है, उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सेगमेंट से कहीं ना कहीं भारतवर्ष हो, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा हो, इनसे प्रश्न बनेंगे। अगर हम बात करें इसमें भी क्या, तो संस्कार, 16 संस्कार, कितने संस्कार होते हैं। उपनिषद की बात करें तो किस उपनिषद में किस चीज की बात करी गई है, बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए कि उपनिषदों में मूल बात क्या कही गई है। हमारे ऋग्वेद में क्या बोला गया है, यजुर्वेद में क्या बोला गया है, सामवेद में क्या बोला गया है। तो बेसिक जानकारी हमें इनकी होना चाहिए, जिससे भी हम अपना जो गौरवशाली इतिहास है उसको भी जान पाएंगे। अब प्रीलिम्स में सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें, फर्स्ट यूनिट में और भी चीजें ऐड हुई हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की भी बात की गई है। तो ये न्यू टॉपिक्स है, इन पर हमें विशेष एम्फेसिस रखना चाहिए। और बाकी आप जो पहले कन्वेंशनली तौर से हम पढ़ते आ रहे हैं, और जो न्यू बच्चे हैं तो वो जो हिस्ट्री नॉर्मल होती है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वो उसी को कंटिन्यू रखें। लेकिन जो न्यू टॉपिक जुड़े हैं इन पे विशेष एम्फेसिस रखें और ये जानने का प्रयास करें कि ये टॉपिक हमारे में ऐड हुआ है तो उसकी यूटिलिटी क्या है। जो भी चीज आयोग डाल रहा है तो वो बहुत सोच समझ की चीजें सिलेबस में डाल रहा है, और हमें भी आयोग की जो अपेक्षा है उसके अनुरूप ही अपनी तैयारी को रखना है। भारत का गौरवशाली इतिहास कैसे था, वो सब चीजें हमें पता होना चाहिए। सेकेंड यूनिट में मध्य प्रदेश का इतिहास की बात करी गई है। वर्तमान में अगर हम देखें तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में एक बात देखी गई, भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न समय पर अनेक राजाओं का शासन रहा, जिन्होंने बहुत सारे जन कल्याण के काम करे, जिन्होंने बहुत सारे करे। वो इतिहास कहीं ना कहीं अभी तक लोगों को पता नहीं था। उसी क्रम में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये बात कही गई कि जो राजा महाराजा विभिन्न हमारा जो इतिहास रहा है, जो विभिन्न अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, उसको लोगों को बताया जाए। उसी क्रम में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में राजवंश का टॉपिक शामिल किया गया है, डायनेस्टीज का टॉपिक शामिल किया गया है प्रीलिम्स की सेकेंड यूनिट में। तो वो चीज हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि डायनेस्टीज का जो टॉपिक है कहीं ना कहीं वो प्रीलिम्स में भी उतना ही हेल्पफुल होता है और मेंस में भी उतना ही हेल्पफुल होता है। प्रीलिम्स पे अगर हम देखें तो हर साल 2 से 4 प्रश्न जरूर आ रहे हैं, और अगर हम मेंस में देखें तो पूरे 30 नंबर की तो अभी यूनिट ही थी वो, इस साल उसको 2 यूनिट बना दिया गया है। तो हम कहें 60 नंबर की एक यूनिट, इस साल तो नंबरों का डिवीजन नहीं किया गया है, लेकिन 2 यूनिट मेंस में बना दी गई है। तो जो मध्य प्रदेश का इतिहास है वो हमें जानने की बहुत आवश्यकता है। राजा भोज को हम बहुत अच्छे से पढ़ें, ये जो बड़े बड़े शासक राजा विद्याधर को हम बहुत अच्छे से पढ़ें, इन्होंने आर्किटेक्चर में काम किया, इन्होंने जन कल्याण के काम करे, इनको हम पहचाने, क्योंकि वो राजा, हम उन्हीं राजाओं को ज्यादा पढ़ें जिन्होंने काम किया हो, जिन्होंने आर्किटेक्चरल में काम किया हो, जिनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हो, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में काम, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काम किया हो, तो उसी राजा को हम ज्यादा फोकस करें। अगर हम बात करें इसी सेकेंड यूनिट में, तो सेकेंड यूनिट आर्ट एंड कल्चर की भी बात करती है, क्योंकि एमपीपीएससी देकर आप मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में काम करने जाएंगे, मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र में आपको काम करने का अवसर मिलेगा। इन क्षेत्रों की अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपने अपने कल्चर, रिचुअल्स होते हैं, तो उन रिचुअल्स के बारे में बेसिक जानकारी होना किसी भी अभ्यर्थी के लिए बहुत जरूरी है। उस पर वो देखें कि इनके फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, ये फेस्टिवल मनाए कैसे जाते हैं, इनका सोशल बॉन्डिंग कैसे होता है, इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। तो ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए इस टॉपिक पे विशेष एम्फेसिस करें। और मैं फिर से कहूंगा कि इसको परीक्षा की दृष्टि से भी देखें, और आयोग ने अगर उस चीज को सिलेबस में डाला है तो वो परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ जब प्रशासन में उतरेंगे तो कैसे उपयोगी होगा वो भी ये जानना चाहता है। तो वो पूछेगा वही जो आपके लिए उपयोगी होगा जब आप फील्ड में जाएंगे। इसलिए जब भी कोई भी चीज पढ़ें तो उसकी यूटिलिटी पर विशेष एम्फेसिस रखें। अगर हम थर्ड और फोर्थ यूनिट की बात करें तो उसपे ज्योग्राफी की बात करी गई है। सिलेबस भी ऐसा जमाया जाता है कि पहले भारत का पूरा इतिहास बताया गया कि भारत का पहले पूरा इतिहास क्या है, फिर भारत का भौगोलिक क्षेत्र क्या है। अब भारत और मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र की बात करी गई। अगर हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो अगर हम एमपीपीएससी का पैटर्न देखें तो एमपीपीएससी पर्वत, पहाड़, नदी, इनमें विशेष एम्फेसिस रखा हुआ है कि कौन सा पर्वत कहां पर है, कौन सी नदी कहां पर है।
हाल ही में अगर हम देखें नदियों में नर्मदा नदी न्यूज में है, क्योंकि नर्मदा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिब्यूनल फिर से गठित होने वाली है, तो नर्मदा नदी से हम प्रश्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिब्यूनल से हम प्रश्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाल ही में हम देख रहे हैं केन बेतवा को लिंक किया गया है, हाल ही में पार्वती काली, तो जो नदी न्यूज पे है उन पे हम विशेष एम्फेसिस बनाए रखें। और अगर कोई नदी लिंक हो रही है तो उससे क्या फायदा होगा, और कोई सी कैनाल तो नहीं बनी उस नदी के आसपास, वो कैनाल भी पूछी जा सकती है। जैसे कि आप अगर देखें तो 2021 पे थावर प्रोजेक्ट पे प्रश्न पूछा गया था, वो कोई बहुत बड़ा डैम नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन उसका पूछने का कारण क्या था, वहां से कैनाल निकाली गई थी। तो इन चीजों पर हम एम्फेसिस करें जो न्यूज में हो, इसके लिए हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है। और अवेयर होने के लिए सबसे अच्छा है न्यूज़पेपर पढ़ना। डेली न्यूज़पेपर अगर हम अपनी रूटीन में शामिल करेंगे तो उससे हम अवेयर होंगे, और जब हम अपने मेन सिलेबस को पढ़ेंगे, जो हमारा सिलेबस है उसको जब हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम लिंक बिठा पाएंगे। इसी साल जैसे पेपर में भी बहुत ही चर्चा में रहा नर्मदा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिब्यूनल, इस पे फिर से गठित होने वाली है। नर्मदा का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के बीच होता है, वो फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि कितना दिया जाना है। तो उस पर एक बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। तो वो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं नर्मदा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका गठन कब हुआ था, और आने वाले वर्षों में अब कब गठित की, कितने सालों के लिए गठित की गई थी। तो ये सवाल हम इस यूनिट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज्योग्राफी हमेशा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर हम कंपेयर करें हिस्ट्री में डायनेस्टीज, तो डायनेस्टीज वास्ट होती है, कोई छोटे छोटे शासक पूछ ले तो वो हमसे नहीं बनते और उससे सिलेक्शन प्रभावित नहीं होता। लेकिन जब हम ज्योग्राफी, जो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो हिस्ट्री से बहुत आसान है, अगर हम उस पर अपने नंबर लूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे सिलेक्शन को प्रभावित अवश्य करता है। इसलिए ज्योग्राफी जब भी हम पढ़ें बहुत अच्छे से पढ़ें। डैम आपसे क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डैम जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स है मध्य प्रदेश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो कोई नए डैम तो नहीं बने, कोई डैम न्यूज में तो नहीं रहे। वर्तमान में मध्य प्रदेश की आपूर्ति किस थर्मल पावर प्रोजेक्ट से होती है, क्या कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। सिंगरौली को अगर हम एनर्जी कैपिटल कह रहे हैं तो वहां पर कितने प्रोजेक्ट्स खोले गए हैं, विंध्यन थर्मल पावर स्टेशन कितने राज्यों में एनर्जी दे रहा है, रीवा में हमने सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इन सब की जानकारी हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, और जानकारी के साथ हम जो भी पढ़े हमें पता होना चाहिए कि इसकी यूटिलिटी क्या है, और जो यूटिलिटी है एग्जाम में वही पूछा जाएगा। अभी सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की बात चल रही है, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, इनको बढ़ावा देने की बात चल रही है। मध्य प्रदेश ने कमिटमेंट भी दिया है कि 2030 तक वो लक्ष्य अपना जितना भी लक्ष्य रखा गया उसको अचीव करने का प्रयास करेगा। तो मध्य प्रदेश में नए सोलर प्रोजेक्ट्स अगर कहीं अनाउंस हुए हैं, कहीं डिक्लेयर हुए हैं, तो उसकी जानकारी हमें होनी ही चाहिए। आप 100% एक्सपेक्ट करिए कि रिन्यूएबल एनर्जी से प्रश्न एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में बनाएगा। 2021 का मेंस जो था जिसमें हम लोगों का चयन हुआ है, उस पे 11 मार्कर थर्ड पेपर में रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी मध्य प्रदेश की पूछी गई, क्योंकि एनर्जी यूनिट हमारे सिलेबस में थी। तो मेंस में जब वो कोई चीज 11 नंबर में पूछ रहा है तो वो समझ में आता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का टॉपिक सरकार के लिए और प्रशासन के लिए कितना संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए उस टॉपिक को जरूर से, रिन्यूएबल एनर्जी के टॉपिक को आप सभी जरूर से एक बार पढ़े और उससे प्रश्न एक्सपेक्ट करें। हाल ही में न्यू पॉलिसी भी आई है, तो उस पर जो फैक्ट्स है कि कितना हमने टारगेट रखा है, 50% का टारगेट है कि 70% टारगेट है, उसको हम पूरा करें। कहां उस पॉलिसी के तहत प्लांट्स लगाए गए हैं उस पर हम फोकस करें। ये जब हम फोकस करते हैं चीजों पर तो काफी सरल हो जाता है पढ़ाई। आप किताबों बस को नहीं पढ़े, किताबों के साथ साथ अवेयरनेस भी बिठाएं और थीम पकड़ें। प्रीलिम्स में अगर आप देखें कुछ थीम है जिनसे हर साल हम देखते हैं 50-55 क्वेश्चन आ जाते हैं। सेंसस से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, जनजाति व्यक्तित्व से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम देखें ज्योग्राफी से, रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेगमेंट बता रहा हूं, इससे हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ज्योग्राफी में आप विशेष एम्फेसिस रखें, ज्योग्राफी को बिल्कुल लाइटली नहीं लें। पेपर रोज पढ़ते रहे, पेपर से आपको काफी जानकारी मिलेगी। आपको वो टॉपिक मिलेंगे जो न्यूज में है, आप उनको न्यूज में पढ़ने के बाद एक बार किताब उठाएं और उस टॉपिक को किताब से भी पढ़ें, तो आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें पॉलिटी, तो इस बार पॉलिटी ऑफ इंडिया और पॉलिटी ऑफ एमपी को मर्ज कर दिया गया है। पहले इंडियन पॉलिटी अलग करी गई थी और एमपी पॉलिटी अलग करी गई थी। इस बार उनको मर्ज कर दिया गया है और उस पर भी उन्होंने विशेष रूप से एम्फेसिस इंडियन पॉलिटी पे रखा है। लेकिन हम बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि एमपी पॉलिटी भी उतनी ही जरूरी है। अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम भारत का संविधान कैसे बना उस आधार पर अपनी तैयारी शुरू करें। तो संविधान सभा से हमें तैयारी शुरू करनी है। अब संविधान सभा में अगर हम एक पैटर्न देखें तो संविधान सभा से स्टेटमेंट वाले प्रश्न आए हैं कि संविधान सभा के बारे में किसने क्या बोला। संविधान सभा को अगर किसी ने पैराडाइज लॉयर कहा है तो किसने कहा है और क्यों कहा है। तो इस चीज के हम फैक्ट्स तो पढ़ेंगे कि संविधान सभा में कितनी सीट्स थी, कितने लाख पे एक सीट थी, किस किस को रिजर्वेशन था, ये तो हमें स्टैटिक पढ़ना ही है।
लेकिन अब इसको आप एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है उससे लिंक करें, और आप 2020 का पेपर देखें, 2021 का पेपर देखें और 2022 का पेपर, 23 का पेपर भी देखें, तो संविधान सभा से फैक्चुअल क्वेश्चन तो आए ही हैं, साथ ही साथ स्टेटमेंट्स भी आए। और स्टेटमेंट अगर हम देखें तो हमें 8-10 स्टेटमेंट ही मिलते हैं जो हमें पढ़ना होता है, तो आप उन 8-10 स्टेटमेंट को पढ़ें, लेकिन जब उन स्टेटमेंट को पढ़ें तो उस चीज को जरूर समझें कि अगर किसी ने लॉयर पैराडाइज बोला है तो क्यों बोला है। कुछ इतिहासकारों ने जो बेसिकली इंग्लिश मेंस रहे, जो अंग्रेज रहे, उन्होंने इसको कांग्रेस का दबदबा बतलाया है कि कांग्रेस इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो क्यों ऐसा बोला गया, क्या ये सही है, इस पर एक बार छोटी सी चर्चा जरूर करें और हर चीज को समझ समझ के हम आगे बढ़े। 5th यूनिट में एमपी पॉलिटी जोड़ी गई है, तो एमपी पॉलिटी से ट्रेंड रहा था 2020 में, ये ट्रेंड शुरू हुआ कि जो सीएम है, जो गवर्नर है, उनके बारे में कुछ डिफिकल्ट प्रश्न बनाना शुरू हुए। जैसे एक प्रश्न 2020 में मैं याद कर पा रहा हूं कि मध्य प्रदेश के कौन से गवर्नर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये प्रश्न पूछा गया, तो वो बहुत मैक्सिमम लोगों को नहीं बना। उसके बाद एक ट्रेंड चला कि गवर्नर सीएम बहुत डिटेल में पढ़ना है, और वो जरूरी भी है, आप सीएम गवर्नर को डिटेल में पढ़ें। सब कुछ अंधी दौड़ नहीं दौड़िए कि आप उनके बारे में पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर उन्होंने काम किया है तो मध्य प्रदेश के लिए अच्छा ही काम किया है, तो उन अच्छे कामों को, उससे पहले वो कहाँ थे, ये हमें जानकारी बेसिक होनी चाहिए, और उन्होंने क्या काम किया इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। 5th यूनिट पॉलिटी भी अगर हम देखें तो बहुत स्कोरिंग है। हाँ, इस बार ये किया गया है कि पिछली बार जो 10th यूनिट हुआ करती थी, जो हमें मैं कहूंगा 10 में से 7-8 नंबर सी से दे देती थी कमीशंस, उनको इस यूनिट में ही मर्ज कर दिया गया है। लेकिन कमीशन में भी इलेक्शन कमीशन, हाल ही में चुनाव हुए हैं, अब वो कमीशन है हमारे पास, अगर हम देखें 16-17 कमीशन पिछले सिलेबस में थे। इस सिलेबस में एक लाइन जोड़ दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। अब उसमें पढ़ना हमें 16 कमीशन ही है, लेकिन वो पूरी यूनिट से 8-9 प्रश्न आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं पूरी कमीशन 9 नंबर की आ जाएगी, पॉलिटी भी आएगी, एमपी पॉलिटी भी आएगी, कमीशन भी 9 नंबर का आएगा। हो सकता है कमीशन ना आए, हो सकता है कमीशन आए। मेरा ये मानना है कि कमीशन आएगा, और इलेक्शन कमीशन विशेष तौर से आएगा। हाल ही में इलेक्शन कमीशन पर अमेंडमेंट किया गया है। इलेक्शन कमीशन में जो उनको सिलेक्शन की प्रक्रिया है उस पर अमेंडमेंट करके एक उनका कॉलेजियम हम समझा, या उनका एक कमेटी बनाई गई है जो इनको अपॉइंट करेगी या नाम सजेस्ट करेगी। तो उस अमेंडमेंट की छोटी सी छोटी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि उस अमेंडमेंट में ऐसा क्या अमेंडमेंट हुए हैं कि अब जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमारे अपॉइंट होंगे तो किसकी रिकमेंडेशन पर होंगे, उनकी सैलरी सेक्रेटरी के बराबर कर दी गई है तो क्यों करी गई, और अगर अभी सेक्रेटरी के बराबर कर दी गई तो पहले किसके बराबर थी, ये दोनों जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। हाल ही में भारत में लोकतंत्र का पर्व था, भारत ने बहुत ही अच्छे से अपना चुनाव संपूर्ण कराया। इस चुनाव को संपूर्ण कराने में सबसे ज्यादा योगदान इलेक्शन कमीशन का रहा, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, इलेक्शन कमिश्नर अभी हाल ही में 2 नियुक्त कौन हुए हैं, पहले सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, कब से ये मल्टी बॉडी हो गई, मल्टी मेंबर बॉडी कर दी गई। ये डेट्स, ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए। और साथ ही मैं फिर कहूंगा कि यूटिलिटी जिस चीज की है एग्जाम में वही चीज पूछी जाएगी, और इलेक्शन कमीशन हाल ही में इलेक्शन संपन्न हुए हैं तो इलेक्शन पूछा जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें, अभी कोलिजन गवर्नमेंट भारत में अब बन रही है, वापस बन रही है, तो मेंस पे हम देख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट हो सकता है कि भारत अब एक कोलिजन की ओर वापस बढ़ रहा है, तो मेंस में ऐसा प्रश्न, तो उसमें एक एनालिसिस हमारे पास होना चाहिए। ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये आपको डेली रूटीन में न्यूज देखने से, बातचीत करने से और न्यूज़पेपर पढ़ने से मिलेगा। तो आप इस पे देखें कि एनालाइज करें चीजें आसपास क्या घटित हो रही हैं, जो आसपास घटित हो रहा है वही सिलेबस में है और वही पेपर में पूछा जाएगा। अगर हम बात करें अगली यूनिट की, तो इकोनॉमी ऑफ इंडिया और एमपी वाली यूनिट रखी गई है। इस यूनिट की विशेष बात यह है कि पिछले साल इस यूनिट को प्रीलिम्स की 5th यूनिट में रखा गया था, पॉलिटी के साथ रखा गया था, इंडियन पॉलिटी के साथ, और बहुत छोटी इकोनॉमी का वेटेज दिया गया था। इस बार इकोनॉमी का वेटेज बढ़ाया गया है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में एमपीपीएससी को रुचि है, तो वो क्या जानना चाह रहा है। तो पहला उसने टॉपिक जो शामिल किया है, वो टॉपिक उसने शामिल किया है मध्य प्रदेश का भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान। अब मध्य प्रदेश का भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान है, तो आप इसमें से प्रश्न क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले, भारत की जीडीपी में मध्य प्रदेश का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ये डेटा जो हमें आर्थिक सर्वेक्षण में मिलेगा, हमें वहां से मिलेगा। अब आप आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़ा होता है, तो ये डेटा हमें कई करंट अफेयर्स किताबों में आराम से मिल जाता है, कई जगह ये उपलब्ध रहता है। तो आप इस डेटा को देखें कि मध्य प्रदेश कितना भारत की जीडीपी में योगदान दे रहा है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, हाल ही में फॉरेस्ट जब सर्विसेज 2021 की फॉरेस्ट सर्विस थी, तो उसमें प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में अगर हम कांस्टेंट प्राइस पर, मध्य प्रदेश की कांस्टेंट प्राइस पर हम पर कैपिटा इनकम देखें तो कितनी है, तो उस पे ऑप्शन 65,023 आंसर है जो उसका, उसके आसपास ही के थे, ऐसा नहीं बहुत वाइड वेरिएशन है।
जब अब सिलेबस में सीधे सीधे मेंशन हो गया है कि मध्य प्रदेश का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, तो हमें पूरे डेटा कि अगर हम चालू दर पर या कांस्टेंट प्राइस पर देखें और करंट प्राइस पर देखें, उस कांस्टेंट प्राइस और उस करंट प्राइस पर अभी वर्तमान में क्या रेट चल रहा है। कांस्टेंट प्राइस में अलग रेट होगा और करंट प्राइस पर अलग रेट होगा। वो शब्दशः हमें याद होना चाहिए। अगर हम उसको अप्रोक्स में याद करेंगे तो हो सकता है ऑप्शन ऐसे आए जिससे हम याद ना कर पाए, और उस ऑप्शन के नजदीक हम पूरा एग्जैक्ट याद कर लें। क्योंकि मैं फॉरेस्ट का मेंस मैंने दिया था, उसमें मैंने देखा था कि चारों ऑप्शन बहुत क्लोज के थे, तो आप ऐसा अप्रोक्स याद करके काम नहीं चला सकते। फिर इसी यूनिट पे एक और टॉपिक ऐड किया गया है, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मध्य प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि हर जिले का एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी ब्रांडिंग हो, जिसकी मार्केटिंग हो, जो देश ही नहीं विदेश में भी आगे बढ़े। तो ओडीओपी से सवाल आना निश्चित है। अगर ओडीओपी देखें तो सबसे पहले तो अपने जिले की ओडीओपी याद कर लीजिए, अपने आसपास की जिले की ओडीओपी याद कर लीजिए, और बहुत सामान्य प्रश्न इससे आने वाले हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा, जो 10th यूनिट हमारी पिछली बार की हटी है कमीशन, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई मुझे लगता है 6th यूनिट वाइज ये वाले टॉपिक कर रहे हैं जो ओडीओपी हमसे पूछ रहे हैं। ओडीओपी हम कहेंगे 52 जिले हैं, 52 जिले कैसे याद रखें, लेकिन याद करना बहुत आसान है। आप वहां की ज्योग्राफी आपको पहले ही आप 3rd यूनिट में कवर कर चुके हैं, एमपी की ज्योग्राफी आप कवर कर चुके हैं, वहां की आपको सॉइल पता है, वहां की आपको रेनफॉल पता है, और कोई भी ऑप्शन आप देख के एलिमिनेट कर देंगे। कि अगर आपसे पूछ रहा है खरगोन की ओडीओपी क्या है, या आपसे जबलपुर की ओडीओपी पूछ रहा है, तो आप उसको इजीली बता पाएंगे जबलपुर और खरगोन में क्या होता है, क्योंकि आपको वहां की वेदर कंडीशन और उस भौगोलिक क्षेत्र की आसानी से जानकारी है। तो वो कोई क्षेत्र नहीं हो सकता। अब इसी क्रम में 6th यूनिट में जीआई टैग शामिल किए गए हैं। जीआई टैग नहीं कहूंगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स शामिल करा गया है। तो इसमें अगर हम इसको प्रथम दृष्टि देखें तो ये समझ में आता है कि ये क्या टॉपिक, नया टॉपिक है, आईपीआर पढ़ना है क्या, तो आप आईपीआर की बेसिक जानकारी रखें। ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है थोड़ा सा पढ़ ले। वीपो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का संगठन है, थोड़ी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब इस जब इन सब की जानकारी हो गई कि कितने प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद मध्य प्रदेश किस में आ गए हैं, तो मध्य प्रदेश जीआई टैग में आ गया। जीआई टैग मध्य प्रदेश की विभिन्न चीजों को मिल चुका है। जबलपुर में स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। तो जितने भी उत्पादों को जीआई टैग मिला है, आप उम्मीद करिए मैच द कॉलम एक प्रश्न ऐसा आएगा जहां पर जीआई टैग को मैच द कॉलम करने 100% आएगा। और जिनको इस साल मिला है उनकी ईयर भी आप याद रखें, क्योंकि अगर आप देखें 2019-18 में या 19 या 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था कि जो कड़कनाथ मुर्गा हमारे झाबुआ अलीराजपुर में पाया जाता है उसको जीआई टैग किस वर्ष में मिला। तो आपको जो इस साल जीआई टैग मिले हैं, और 2019 का 18 का पेपर था उस साल मिला था, उस साल उन्होंने ईयर पूछ लिया। तो हमें ईयर भी पता होना चाहिए जिनको इस साल मिला है। सारे ईयर आप याद ना करें, लेकिन जो वर्तमान में जिनको हाल ही में दिया गया है वो सारे ईयर आपको पता होना चाहिए। इसी में फिर हम देखते हैं इंडिया, इसमें एक नई चीज जोड़ी गई है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इसलिए जोड़ी गई है क्योंकि भारत अब कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया के बाद एक्सपोर्ट बहुत कर रहा है। भारत सरकार की जो नीति थी मेक इन इंडिया, बहुत ही अच्छी नीति, जिससे भारत अब कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहा है। भारत अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को पूरा रिवैम्प कर रहा है और वो देख रहा है कि अब हमें आगे कैसे आगे बढ़ना है, और अपनी $900 बिलियन उसने पहले रखा हुआ था और अब उसको कितना आगे बढ़ाना है उसका लक्ष्य बना रहे हैं। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नया टॉपिक जोड़ा गया है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आप अच्छे से एक बार गो थ्रू हो जाए, और वो उन्होंने 1991 से हमने बनाना शुरू करी है एलपीजी के बाद, तब से लेकर अब तक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, किस कमेटी के कहने पर कौन सी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है, इस पर विशेष एम्फेसिस रख के इस चीज को कवर करें। 6th यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू यूनिट ऐड हुई है, 8-9 प्रश्न इस यूनिट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जब हम 8-9 प्रश्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मैं मानूंगा 5-6 तो आपसे 100% बनेंगे, लेकिन जो 7-8-9 नंबर तक हमें जाना है, इस प्रश्न के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। 7th यूनिट की अगर हम बात करें, स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस मेरा पीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। तो सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी हैं। स्लीपी क्लासेस Sleepy classes is one of those मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। तो 7th यूनिट जो है साइंस एंड टेक उसमें जोड़ा गया है। तो साइंस का वेटेज देखें तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस उसमें रखा गया है, बायोलॉजी को अभी भी रखा गया है, जो हम नॉर्मली पढ़ते आए हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉल्यूशन, उसी चीज को जोड़ा गया है। लेकिन एक फैक्टर देखा गया है कि यूनिट 10 से 12 प्रश्न आते हैं और इसमें से आपको 8-9-100% स्कोर करने हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो किसी से नहीं बनते, तो उनमें हमें टेंशन लोड भी नहीं लेना है, लेकिन जो बेसिक सामान्य प्रश्न है, ह्यूमन हार्ट संबंधित प्रश्न आते हैं, ब्रेन संबंधित प्रश्न आते हैं, ह्यूमन बॉडी, आप जब प्रशासन में जाएंगे तो आपको विभिन्न क्षेत्र में काम करना होगा, कई डॉक्टर से आप कांटेक्ट में रहेंगे, तो बेसिक सामान्य जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। जब हमें कोई कम्युनिकेट करे
तो हम उसको चीजों को बेसिक समझ पाएंगे किस चीज से हमारे बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें 8th यूनिट, तो 8th यूनिट में करंट अफेयर्स शामिल किया गया है। करंट अफेयर्स में इस बार बोला गया इंटरनेशनल, नेशनल और एमपी। आप हमेशा से जो भी किताब पढ़ते आए हैं, तथ्यवान भी एक अच्छी किताब है, स्पीडी भी एक अच्छी बुक है, जिसमें से आप नेशनल और एमपी का करंट अफेयर्स कवर आराम से कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट आ रही है जिसका नाम है 9th यूनिट, जहां पर है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। भारत में साइबर अटैक लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में प्रशासन में ही लोगों को, जो अधिकारी वर्ग है या हम कहें जो इंपॉर्टेंट पदों पर व्यक्ति बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो साइबर सिक्योरिटी या साइबर हैकिंग का शिकार हो जाते हैं, जिससे जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं लीक हो जाती है। इस यूनिट का डालने का उद्देश्य ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी एमपीपीएससी चुन रहा है वो ये जाने कि इंटरनेट क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना। जब आप इस यूनिट को पढ़ें, रट्टा मारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करें, हर चीज को समझें। अगर आप पिछले साल के प्रश्न देखेंगे, उन्होंने स्पूफिंग पूछा, क्योंकि स्पूफिंग न्यूज में था। हमने रैनसमवेयर पे प्रश्न पूछा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो एम्स दिल्ली पर रैनसमवेयर अटैक हुआ था। उनने वही प्रश्न पूछे जो सामान्य जीवन में होते रहते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे को विशेष रूप से आप 9th यूनिट में तैयार करें। 9th यूनिट बहुत स्कोरिंग है, 10 में से 8 नंबर हमें अवश्य दिलाएगी। उसमें से आप बहुत अच्छे से उस पर फोकस करें और 9th यूनिट को जितना ज्यादा समझेंगे उतना आपको मदद मिलेगी। इसके बाद एक नई यूनिट ऐड करी गई है, जनजाति, क्योंकि मध्य प्रदेश में देखें तो जनजाति पॉपुलेशन 21% के आसपास है। तो प्रशासनिक अधिकारी कभी ना कभी अपने जीवन में जनजाति क्षेत्र में काम करने का उसे सौभाग्य और अवसर प्राप्त होगा। तो जब वो जनजाति क्षेत्र में काम करेगा तो उनके रिचुअल्स को समझे, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या क्या उनको करना है, क्या क्या इनोवेशन लाने हैं और किन चीजों को सुधारना है और उनके रिचुअल्स क्या है, वो उनके रिचुअल में हस्तक्षेप ना करें और उनको मेन स्ट्रीम में उनके तरीके से लाने का प्रयास करें। ये हमें उस यूनिट सिखाने का प्रयास कर रही है। उस यूनिट में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उनको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। उसमें संवैधानिक प्रावधान की बात करी गई है, तो आप यहाँ से 3 से प्रश्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटी में भी पूछा जाएगा और यहाँ भी पूछा जाएगा। विशेष एम्फेसिस आप 6th यूनिट, 10th यूनिट और 1st यूनिट में जो न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं इन पे रखें। ये न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं, इनसे प्रश्न मुझे लगता है निश्चित तौर से आएंगे ही और इनकी मात्रा भी ज्यादा हो सकती है। तो प्रीलिम्स के लिए मैं यही कहूंगा कि आप इनको बहुत अच्छे से तैयार करें। अगर हम बात करें कि मेंस की क्या स्ट्रेटेजी हमें अपनानी चाहिए, तो मेंस का अगर हम एग्जाम देखें तो 6 एग्जाम इसमें होते हैं। मेंस 6 पेपर मेंस के लेता है। फर्स्ट पेपर में वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछता है, सेकंड पेपर वो हमसे पॉलिटी पूछ रहा है, सेकंड पेपर में इस साल अगर हम देखें सोशियोलॉजी ऐड किया गया है, थर्ड पेपर में वो साइंस का पोर्शन कम करके उन्होंने इकोनॉमी को वापस 150 मार्क्स का किया है, फोर्थ एथिक्स है और साथ ही साथ फोर्थ पेपर में एंटरप्रेन्योरशिप को जोड़ा गया है, फिफ्थ हिंदी है और सिक्स्थ निबंध है। ये तो कॉमन ही है। अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री 5 यूनिट में डिवाइडेड है। आप इसमें से 3 बड़ी यूनिट है, 2 छोटी यूनिट है। आप एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इसको पढ़ने में अगर हम देखें, इनको एक यूनिट में कर दिया गया है। अब इसको पढ़ने में इतना ना, क्योंकि बहुत वास्ट है, हम एंशिएंट ही बहुत लंबे समय तक पढ़ते रहे और जो एमपी की हिस्ट्री है वो हमने छोड़ दी, पर वेटेज दोनों का बराबर है, तो हर चीज को बराबर वेटेज दें। एंशिएंट हिस्ट्री बहुत बड़ी है, मेडिवल हिस्ट्री बहुत बड़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बड़ी है, नंबर सीमित है। एमपी हिस्ट्री छोटी है, नंबर सीमित है। एमपी हिस्ट्री में विशेष एम्फेसिस रखिए, उसको याद करें और एंशिएंट हिस्ट्री को भी उतना ही पढ़ें, दोनों में बैलेंस बनाएं, क्योंकि नंबर दोनों यूनिट बराबर देने वाली है। हिस्ट्री में अगर हम देखें कुछ 3 मार्कर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ऊपर नीचे के बहुत मुश्किल तरीके आपके पूछ ले जाते हैं, जो हम कभी पढ़े सामान्य में नहीं पढ़े होते। उन प्रश्नों से सिलेक्शन प्रभावित नहीं होता। ये सीधी सी एक स्ट्रेटेजी है। मुश्किल प्रश्न कभी व्यक्ति को बाहर नहीं करते। जो सरल प्रश्न व्यक्ति गलत कर देता है वो व्यक्ति को सिलेक्शन की रेस से बाहर कर देता है। तो विशेष एम्फेसिस रखना है, जो हमने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसी पर ध्यान दें। रेयर फैक्ट्स मत ढूंढो। रेयर फैक्ट्स ढूंढने के चक्कर में जो हमसे बनता है, अगर हमने वो भी गवा दिया तो हमें नुकसान होता है, क्योंकि रेयर फैक्ट सिलेक्शन प्रभावित नहीं करने वाला। इसी के साथ ज्योग्राफी में भी सिलेबस सेम रखा गया है। उसमें भी मेंस के लिए कॉमन पॉइंट ये है, ईच एंड एवरी टॉपिक के आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, सिनॉप्सिस होना चाहिए। आपने हर टॉपिक पढ़ा हो, आपने हर टॉपिक के नोट्स बनाए हो, आप हर टॉपिक रिवाइज करे हो और आप हर टॉपिक को लिख पा रहे हो। इस स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा। मेंस पे आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, बस नहीं चलेगा। आपको नोट्स बनाने हैं, उसको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, समय सीमा पर हमें अपना आंसर कंप्लीट करना होता है। तो विशेष तौर से फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, सेकंड पेपर में सोशियोलॉजी अभी न्यू ऐड हुई है। सोशियोलॉजी के हर पॉइंट के आपके पास नोट्स रेडी होना चाहिए। आप हर एक पॉइंट के नोट्स बनाएं, उसको ज्यादा से ज्यादा याद करें और फिर उसको लिखने का अभ्यास करें। हर पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमने नहीं पढ़े होते, हमें उन प्रश्नों को कैसे टैकल करना है, ये चीज हमें
आनी चाहिए। जैसे इस साल मेंस की बात करें, 2022 के मेंस की बात करें, संगम समाज के बारे में पूछा गया। मुझे लगता है जनरली कोई संगम समाज के बारे में मेंस में डिटेल आंसर तो नहीं पड़ता, लेकिन एग्जाम में तो वो आया है। अब उसका आंसर हमें लिखना है। पर आपने जब पढ़ाई करी है तो आपने समाज के बारे में तो पढ़ाई करी है। मैं जबलपुर के विवेचना आईएएस इंस्टीट्यूट में मैंने तैयारी करी है, वहां संदीप तिवारी सर ने हिस्ट्री मुझे पढ़ाई है। तो हिस्ट्री पे उन्होंने मुझे समाज के बारे में बताया कि समाज, कोई भी समाज हो, समाज में वर्ण विभाजन होगा, समाज विभेदीकरण होगा, समाज क्षेत्र के हिसाब से समाज में महिलाओं की स्थिति होगी, उस समाज में दास प्रथा होगी, समाज में रहन सहन की बात होगी, समाज मनोरंजन की चीजें ढूंढता है। तो संगम समाज हमने नहीं पढ़ा, लेकिन संगम समाज पेपर में तो आ गया। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, आपने ये अच्छे से स्टडी करी हुई है कि समाज क्या है, समाज में क्या लिखना होता है, तो मुझे लगता है संगम समाज वाला आंसर भी आप अच्छे से लिख पाते। इसी प्रकार नालंदा यूनिवर्सिटी का आंसर पूछा गया। अगर आपको पता है कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्या होता है, कैसे वहां सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन पढ़ने हैं, तो मुझे नहीं लगता इस आंसर में भी आपको दिक्कत हुई होगी। समान तौर से आप इस आंसर को लिख पाएंगे और आपको अच्छे नंबर इस पे मिले होंगे। अब सेकेंड पेपर बहुत सामान्य पेपर है, पॉलिटी का पेपर जोड़ा गया है। इस पे भी 2 यूनिट ऐड करी गई है। मध्य प्रदेश का एक, मैं कहूंगा, एक एमपी पॉलिटी जोड़ी गई जिसमें गवर्नर के फंक्शन पूछ रहे हैं। तो प्रीलिम्स में आप प्रेसिडेंट के फंक्शन पढ़ ही रहे हैं, गवर्नर के फंक्शन पढ़ ही रहे हैं, मेंस पे उनको आपको लिखने का अभ्यास करना है। यहां से ये चीज समझ में आती है, प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। आपको मेंस की पढ़ाई करते हुए प्रीलिम्स तैयार करना है। प्रीलिम्स की तैयारी के बाद मेंस तैयार नहीं होता, मेंस पढ़ते हुए प्रीलिम्स आपको तैयार करना है। प्रीलिम्स भी कॉन्सेप्चुअल हो चुका है, मेंस भी कॉन्सेप्चुअल हो चुका है। मेंस में जिन कॉन्सेप्ट पर बात हो रही है उनको प्रीलिम्स में समझते हुए फैक्ट याद करने हैं, और मेंस पे पहले कॉन्सेप्ट लिखते हुए फैक्ट से सबूत देना है कि मैंने जो कॉन्सेप्ट लिखा उसका सबूत ये है। आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। थर्ड पेपर में देखें तो अभी 2020 से 2023 साइंस में 300 नंबर की आती थी, इस बार उसको 150 मार्क्स का करते हुए इकोनॉमी का पोर्शन बढ़ाया गया है। तो इकोनॉमी में अगर हम देखें 5 यूनिट जोड़ी गई हैं। अर्थव्यवस्था किसी भी देश के लिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा होता है, भारत के लिए भी बहुत अच्छा संवेदनशील मुद्दा, और भारत बहुत अच्छा इकोनॉमी के क्षेत्र में काम कर रहा है। मध्य प्रदेश और भारत बहुत अच्छा अर्थव्यवस्था में काम हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था के बारे में, उस पर टैक्सेशन की बात करी गई है, उस पर इंडिया विजन 2047 एक इतना अच्छा टॉपिक जोड़ा गया है कि विजन 2047 क्या है। तो आप इसमें एक्सपेक्ट करें कहीं ना कहीं हमारा विजन जानने का प्रयास किया जा रहा है, और हमें उसी तरीके से अर्थव्यवस्था को समझते हुए और कौन कौन से सुधार करना है इस पर हमें बात करनी चाहिए। अब फोर्थ यूनिट, जो फोर्थ पेपर जोड़ा गया है, कहीं ना कहीं ये पेपर जो है एथिक्स, पिछली बार एथिक्स बस था, 3 घंटे का पेपर था, और इस बार जो 3 घंटे हैं, 200 नंबर का पेपर, 3 घंटे पेपर, तो इस बार इसको 300 नंबर का कर दिया गया है और एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ी गई है। हमें पहले समझना होगा कि भारत इस क्षेत्र में क्या कर रहा है। तो भारत ने बहुत अच्छा काम अभी स्टार्टअप पॉलिसीज, स्टार्टअप बनाने में किया। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत भारत ने करी है, तो कहीं ना कहीं भारत स्टार्टअप्स को बढ़ाने में ध्यान दे रहा है। बहुत अच्छा ये सत्य बात भी है कि नौकरी भारत देने वाला हमेशा से रहा है और भारत फिर से नौकरी देने वाला रहेगा। स्टार्टअप उसके लिए कड़ी है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अब एंटरप्रेन्योरशिप को क्यों जोड़ा गया है? जब हम प्रशासन में रहेंगे तो हमें भी एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना है। अब एंटरप्रेन्योर्स की समस्याएं क्या है, उस पर एक टॉपिक जोड़ा गया है, महिला उद्यमी की समस्याएं या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है। तो ये कितना संवेदनशील मुद्दा आयोग हमें बढ़ाना चाहता है कि हम पढ़ें इस मुद्दे को, और जब हम प्रशासन में आए तो हम उसे कितने अच्छे से इंप्लीमेंट करें जिससे कि भारत, मध्य प्रदेश सभी आगे बढ़े। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो यूनिट जोड़ी गई है वो बहुत शानदार यूनिट, मुझे लगता है बहुत शानदार उसको ऐड किया गया है। अगर आप हाल ही में देखें शार्क टैंक सभी ने देखा होगा, इतने अच्छे अच्छे इनोवेशंस आते हैं, लेकिन वो इनोवेशंस छोटे छोटे गांव से आते हैं, छोटे छोटे शहरों से आते हैं, और छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को सपोर्ट करके छोटी छोटी सॉल्व करना वो चाहते हैं। प्रशासन का भी यही दायित्व बनता है कि इन स्टार्टअप्स जो जन कल्याण की भावना से कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य प्रशासन का भी यही है, जन कल्याण करना। और अगर कोई ऐसा स्टार्टअप है जो यह करता है तो मुझे लगता है प्रशासन को भी इस क्षेत्र में आगे आकर उनका सहयोग करना चाहिए। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं आयोग का जिन्होंने इस टॉपिक को इसमें शामिल किया। लेकिन अभ्यर्थी के दृष्टिकोण से देखें तो इस पे 2 केस स्टडी है। अब हमें 2 केस स्टडी करनी है। पहले एथिक्स में भी 2 हुआ करती थी, अब इसमें भी हम देखें तो 2 केस स्टडी है, लेकिन अब हमें 3 घंटे में 300 नंबर का पेपर करना है। तो हमें केस स्टडी में अपना टाइम जो हम पहले ज्यादा लिया करते थे उसे हमें अब कम करना होगा। अगर हमने पुराने पैटर्न के हिसाब से अब केस स्टडी सॉल्व करी तो हमारा पेपर छूट सकता है। तो 4th पेपर 300 नंबर का हो चुका है। हमें केस स्टडीज को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से हमें उस यूनिट को पढ़ना है। केस स्टडी तभी सॉल्व होंगी जब आप यूनिट पढ़ेंगे। रट्टा मत मारिए,
एमपीपीएससी ट्रिक का नहीं रहा कि कोई ट्रिक बता रहा है। ऐसे कई टीचर्स हैं जो ट्रिकों पे खेलते हैं, ये ट्रिक से ये बी लगा लो, सी लगा, ये सब नहीं करिए। हर चीज को कंसेप्चुअली पढ़िए। कंसेप्चुअली जब आप किसी चीजों को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से वो बैठेगा। और कई क्वेश्चन मैं ऐसे कह रहा हूं जो मेंस में ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जो हमने कभी नहीं पढ़े होते। अगर आपका कॉन्सेप्ट रेडी है तो आपने जो क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं वो आपसे बनेंगे और बहुत अच्छे से बनेंगे। इस तैयारी पे हमें रहना है। हिंदी में अगर हम देखें समय कम किया गया है। पहले हिंदी में हम ज्यादा समय लेते थे लिखने में, अब उसका समय कम कर दिया गया है। तो विशेष तौर से हमें हिंदी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अभी प्रीलिम्स हो जाए, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी, मैं भी इंग्लिश मीडियम से रहा हूं, तो मुझे हिंदी में जो राइटिंग स्पीड है कहीं ना कहीं मुझे इनिशियली दिक्कत दी। मेरे समय 3 घंटे का पेपर भी था, लेकिन अभी 2 घंटे का पेपर है, तब भी मैं हिंदी अब स्पीड से लिख पाता हूं। इसके लिए हमें रेगुलर अभ्यास करना होगा। प्रीलिम्स आपका जैसे ही हो जाए, आप हिंदी राइटिंग का अभ्यास जरूर से करिए और अच्छे से, मात्राओं की गलती ना हो, अच्छी राइटिंग हो, सुंदर कॉपी हो, इस पर विशेष ध्यान रखिए। हिंदी में रस टॉपिक जोड़ा गया है और बोलियां जोड़ी गई हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करें। न्यू टॉपिक विशेष एम्फेसिस, जैसे अलंकार जोड़े गए थे वैसे ही रस जोड़ा गया है, और अलंकार मुझे लगता है बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ। जिन्होंने भी मेंस दिया उन्हें पता होगा, अलंकारों ने हमें सीधे सीधे 10-12 नंबरों की लीड दी है मेंस में। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ पेपर। सिक्स्थ पेपर निबंध का पेपर है। निबंध के पेपर में अगर हम बात करें तो निबंध क्या पूछ रहा है, इस साल निबंध था भारत के अंतरिक्ष में बढ़ते कदम। चंद्रयान हमारा सफल रहा, आदित्य L1 हमारा सफल रहा, तो हम बहुत कदम बढ़ा रहे हैं। पहले हम साइकिल से मिसाइल लेके जाते थे, आज दुनिया हमारे पास आ रही है कि उनकी मिसाइल भी हम लॉन्च करें या उनके सैटेलाइट भी हम लॉन्च करें। तो कहीं ना कहीं भारत ने अपने झंडे अंतरिक्ष क्षेत्र में गाड़े हैं, और उसी से आयोग ने हमसे निबंध पूछा। तो वो निबंध के टॉपिक उन्होंने वैसे ही वेल डिफाइंड करके निबंध दिए हुए हैं, और वो वही पूछ रहा है जो हमारे आसपास घटित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या, हर साल प्रदूषण से एक निबंध आ रहा है। अगर हम देखें अंतरिक्ष, तो भारत स्पेस साइंस में बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए उस यूनिट से निबंध आ रहा है। एक निबंध और था, नव भारत के निर्माण युवाओं की भूमिका। भारत में हाल ही में डेमोग्राफिक डिविडेंड चल रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड में जो इकोनॉमिक पोटेंशियल होता है, जो युवा, जो वर्किंग पॉपुलेशन देती है, उसकी अब बात हो रही है, और भारत 100% विश्वगुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। तो वो हमसे जानना चाह रहे थे कि युवाओं की इसमें क्या भूमिका है। तो जो हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है वही भूमिका से वो काम करते हैं। तो बहुत ही अच्छा, एक मुझे लगता है अच्छे निबंध इसमें पूछे जाते हैं। आप उसको बहुत आराम से सामान्य तरीके से तैयार करें। अब एक प्रश्न उभर के आता है कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद ही जबलपुर के विवेचना आईएएस संस्थान से तैयारी करी है। मैं सेल्फ स्टडी में उतना अच्छा नहीं हूं, मैंने कोचिंग से ही पूरा मार्गदर्शन प्राप्त किया है, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं अपने संस्थान के लिए, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी तैयारी, समय समय पर मुझे बहुत अच्छी तैयारी कराई, बहुत ही अच्छे से मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया, कि स्टडी एटमॉस्फेयर दिया। और एक माता पिता जैसे उन्होंने, जो मेरे सर है संदीप तिवारी सर, श्रीमती विवेचना तिवारी में, उन्होंने मुझे सहयोग दिया। तो मैं कोचिंग का पक्षधर रहता हूं, लेकिन कोचिंग चुनने पर आपको सतर्क रहना चाहिए। आप वही चुने जहां पर सिलेबस कराया जा रहा हो, जहां पर स्टडी एटमॉस्फेयर हो, आपको ट्रिक्स नहीं बताई जाए। बहुत ध्यान से इस पे आप रहें। सेल्फ स्टडी करने में भी कोई समस्या नहीं है, सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी ज्यादातर वही लोग सेल्फ स्टडी करते हैं जो पहले 1-2 साल पढ़े हुए रहते हैं। मैंने देखा जो पहले 1-2 साल पढ़े हुए रहते हैं वो आजकल सेल्फ स्टडी करनी चाहिए पर फोकस करते हैं। सेल्फ स्टडी जरूरी है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा ग्रुप मिल रहा है, आपको स्टडी एटमॉस्फेयर मिल रहा है, आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि मुझे सौभाग्य से मिले, विवेचना आईएएस इंस्टीट्यूट ने मेरा बहुत सहयोग दिया मेरी इस पूरी जर्नी में, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे सिलेबस को पढ़ाया। तो आप निश्चित ही कोचिंग ज्वाइन करें और कोचिंग में पढ़ें। शिक्षक और माता पिता के अलावा आपका भला कोई नहीं चाहता, तो आप एक अच्छे गुरु को रखें, गुरु आपको समय समय पर मार्गदर्शन देते रहेंगे। सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, लेकिन जब चीजें ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं है किस मार्ग को चुनना है, तो आप कैसे सेल्फ स्टडी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब अगर बात करें, सिलेबस तो हो गया। अगर आप देखें कि बहुत सारे लोग इस एग्जाम में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो स्ट्रगल तो है, एग्जाम लंबा है, लेंदी है, स्ट्रगल निश्चित ही, लेकिन हमारे स्ट्रगल का, हमारी तपस्या का और हमारी तंगी का, अगर मैं सही भाषा में करूं तो एक छोटा सा कोटा होता है, वो हमें पूरा करना होता है। जैसे जैसे वो पूरा, जाकिर खान का फैन, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि हमारी बेइज्जती का, हमारी तंगी का एक कोटा है, जितने जल्दी जल्दी वो पूरा हो जाएगा उतने जल्दी फिर हमें सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। तो सिंसेरिटी, सब्र के साथ आप इंतजार करिए, आपका नंबर भी निश्चित ही आएगा, हम सभी का नंबर आएगा, और हम सब इस प्रशासन के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और इस देश के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और भारत को जो विश्वगुरु हमें बनाना है, हमें युवाओं को ही विश्वगुरु बनाना है, हम निश्चित ही एक दिन इसे विश्वगुरु मिलकर बनाएंगे। इसी के साथ मैं कहूंगा कि आप सभी अपनी तैयारी जारी रखें। अभी प्रीलिम्स 2024 का एग्जाम है, कई लोगों के ये कंसर्न है कि पोस्ट बहुत कम है,
तो इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा, बी फियरलेस। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, पोस्ट हो चाहे ना हो। पोस्ट बढ़ेंगी, नहीं भी बढ़ती है, इतनी ही पोस्ट है, हमें एक ही सीट चाहिए, हमारे लिए एक ही सीट है और वो आपको लेना है। आप बहुत अच्छे से बिना सीट को मन में, सीट कितनी है, बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। सीट आई है, वैकेंसी आई है, हमें एग्जाम देना है। फियरलेस, बी फियरलेस। आपसे एग्जाम पेपर नहीं बन रहे, अब डरना नहीं कि सीट कम है, कट ऑफ बढ़ जाएगा। बी फियरलेस, बहुत अच्छे से पेपर करिए, बहुत अच्छे से निकलेगा। इस प्रीलिम्स का एक ही मंत्र है, बी फियरलेस, और आप बहुत अच्छे से इस पेपर को दीजिए। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और आपको भी शुभकामनाएं।